हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। AMU एक ऐसी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी इंडिया की जिसने बहुत सारे ग्लोबल अलुमनाइज प्रोड्यूस किए हैं। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं अबाउट AMU एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। दिस इज मी लुबना हफीज एंड दिस इज मी रफत खान। वी आर बोथ बायोलॉजी टीचर्स और हम आपको लाइफ साइंसेस में इंट्रोडक्शन देंगे एज वेल एज उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने में हेल्प करेंगे। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी सेशन में हम बताने वाले हैं कि AMU का एंट्रेंस एग्जाम क्या पोजीशन होल्ड करता है ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, क्या वेटेज होती है, तो एक फुल ऑन इंट्रोडक्टरी सेशन आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। ओवर टू यू मैम। यस, सो अब बात करते हैं पहले सिलेबस की। 9th एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, SST एंड लैंग्वेज पोर्शन होता है। अब जो साइंस है उसमें लाइफ साइंसेज विच इज़ बायोलॉजी, उसमें क्या पढ़ते हैं हम, तो पहले जानते हैं लाइफ साइंसेज है क्या। लाइफ साइंसेज एक ऐसा पोर्शन है साइंस का जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे फंक्शन करती है, कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस टॉपिक या इस सब्जेक्ट में वो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं जिनका माइंड थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स अ मेडिकल साइंस, ठीक है, या फॉरेंसिक साइड्स में जो बहुत इंक्लाइंड होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत होती है कि लाइफ साइंसेस, अच्छा बॉडी कैसे बनी है या बॉडी फंक्शन कैसे करती है, एनिमल की या प्लांट की, तो वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। अब जो AMU का वेटेज है इस लाइफ साइंसेज में, टोटल आपका जो साइंस पोर्शन है वो 25 मार्क्स का आता है। एज यू नो साइंस कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसमें हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी लगभग 9 to 10 मार्क्स की आती है। और उस 9 to 10 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है और चैप्टर किस बेसिस पे है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो ओवर टू यू मैम। Okay, so connection with the 9th entrance exam. Since now you are in class 8th, तो जाहिर सी बात है आपने क्लास 8th का सिलेबस कंप्लीट किया है, आप क्लास 8th के लिए इनफैक्ट पढ़ भी रहे होगे अभी। जैसे कि एलिजिबिलिटी आप जानते हो 13 to 15 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, क्लास 8th क्लियर होना चाहिए अगर आप AMU का 9th एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो। तो हम आपकी ऐसे में कैसे मदद करेंगे उसको जानते हैं। सो हमारा जो पूरा का पूरा सेशंस होंगे, हमारे जो बैचेस चलेंगे वो कंप्लीटली बेस्ड होंगे ऑन AMU क्राइटेरिया। इसमें हम PYQs वगैरह डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनको आप कैसे टैकल कर सकते हो। क्वेश्चंस आर ऑब्वियसली फैक्ट बेस्ड एज वेल एज कॉन्सेप्ट बेस्ड। बेसिकली जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 जो कि लैंग्वेज बेस्ड होता है और सेक्शन 2 जो कि मैथ्स, साइंस और नाउ सोशल स्टडीज हैज ऑल्सो बीन एडेड। तो इन तीनों सब्जेक्ट से बना होता है। इसमें प्योरली MCQs आते हैं, तो सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होता है, बट MCQs को भी सॉल्व करने में एनालिटिकल स्किल्स वगैरह चाहिए होते हैं जिनकी हम आपको ट्रेनिंग देते हैं थ्रू दीज फैक्ट बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दिस डायग्राम्स, नाउ बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, तो डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो चैप्टर्स में हम डायग्राम्स पे फोकस करेंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं, सेल, प्लांट टिश्यूज, ह्यूमन ऑर्गन्स, इन सभी के डायग्राम्स हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। हम आपके दिमाग में बैठा देंगे कि डायग्राम्स कैसे बनते हैं, उनकी लेबलिंग्स कैसी हैं, जिससे कि जो भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए वो आप फौरन के फौरन और सही अटेम्प्ट कर पाओ। अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी डायरेक्ट NCERT लाइन्स आर ऑल्सो आस्क्ड, तो हर एक लाइन में क्या कीवर्ड्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है और वो कैसे क्वेश्चंस के तौर पे बनाए जा सकते हैं, प्लस उनके आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो चीज़ें भी हम आपको बताने वाले हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सिलेबस है, क्योंकि क्राइटेरिया एज मैम लुबना मैम सेड कि 9th एंट्रेंस के लिए वो बच्चे दे पाएंगे जो 8th में हैं, और 8th की जितने भी चैप्टर्स हैं NCERT में वो सारे के सारे आपके बायोलॉजी सिलेबस में। तो सबसे पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग क्रॉप्स,
टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, क्रॉप्स को कैसे ग्रो किया जाता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं कि अपनी क्रॉप की यील्ड बढ़ा सकें। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि आपने पढ़ भी रखा होगा क्योंकि आप एग्जिस्टिंग क्लास 8 में हैं। सेकेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है सिर्फ नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव आता ही नहीं कि सिर्फ ये बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म है। बट इस चैप्टर में हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, जैसे कि बेकरी के जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यीस्ट यूज़ किया जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बेस्ट एग्जाम्पल कॉमनली घर पे मिलता है विच इज़ कर्ड, कर्ड में आपका लैक्टोबैसिलस। तो ऐसे बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म आप जानेंगे जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है एनवायरनमेंट पे, यूजफुल है। थर्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना बायोलॉजी अधूरी है, क्योंकि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो सेल है। बिना सेल के कोई बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो इस चैप्टर में हम सेल पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल दोनों, उनकी डिस्कवरीज कैसी हुई और उनके इंटरनल कंपोनेंट्स क्या हैं, उनका फंक्शन क्या है, कैसे वो एक बॉडी को रन करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जैसे कि हमें बताया कि एक इकोसिस्टमिक एनवायरनमेंट में प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रहते हैं। तो प्लांट और एनिमल के क्या इंपॉर्टेंस है ये पढ़ेंगे और क्यों हमें उन्हें कंजर्व करना है, कंजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर्स जो कि ऑलरेडी आपने 8 में पढ़ रखे होंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस और चैप्टर्स है विच मैम विल ब्रीफ यू। बाकी के जो 2 चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं, तो इसको हम साइमल्टेनियसली ही पढ़ते हैं एक के बाद एक, वो ज़्यादा आसान होता है। सो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसमें हम एनिमल स्पेसिफिकली ह्यूमंस पर फोकस करेंगे, कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं विच लीड्स टू रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। एंड सब्सिक्वेंटली इसके बाद वाला जो चैप्टर है एज ऑफ अडोलेसेंस, अडोलेसेंस कौन सी एज होती है, प्यूबर्टी जब हिट करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं जो आते हैं बॉडी में, प्लस हार्मोनल इफेक्ट्स क्या होते हैं ऑन रिप्रोडक्शन, ऑन रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, वो सब कुछ हम इन दोनों चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। अगेन दीज 2 चैप्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर द AMU एंट्रेंस बट जस्ट नोइंग अबाउट योर बॉडी। तो इसमें आप देख सकते हो कि जितने भी चैप्टर्स हैं ना, इससे आपको मदद मिलेगी टू नो योर एनवायरमेंट, टू नो योर बॉडी एट द मोस्ट। तो अगेन ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे नॉट ओनली इन योर स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, बट ऑल्सो as part of entrance, but also about knowing your own body. Apart from this, the last chapter जो बायो में हम पढ़ने वाले हैं, pollution of air and water। तो pollution of air and water क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम कैसे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं या इसके इफेक्ट्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो आप देख सकते हो ये 7 चैप्टर्स जो हैं वो बायोलॉजी में हैं एंड लाइक मैम सेड कि वेटेज जो है बायोलॉजी का वो 8 to 9 मार्क्स का होता है इन द होल ऑफ साइंस पार्ट। तो आप समझ सकते हो कि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम इन चैप्टर्स को इस तरह स्ट्रैटेजाइज करके आपको पढ़ाने वाले हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके दिमाग में बैठ जाए। क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है मैम उसकी आगे बात करेंगी। बिफोर बिगनिंग विद द स्ट्रैटेजी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके स्कूल में, क्योंकि एज यू नो NCERT 8 की अपडेट हुई है और AMU का जो 9th एंट्रेंस होता है उसमें 8 के ही NCERT चैप्टर्स आते हैं। तो अगर कोई, क्योंकि एज सच अभी कोई नोटिस नहीं आई है, अगर कोई चैप्टर एड ऑन होता है तो वो भी हम पढ़ाएंगे और वो भी हम प्रिपेयर कराएंगे। बट फिलहाल के लिए अभी हम इसी ओल्ड NCERT के चैप्टर्स पे स्टिक करेंगे। नाउ कमिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, राइट। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप क्लियर कट 9th एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके AMU में एंटर कर जाएं। तो पहली स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि NCERT रीड करने की हैबिट होनी चाहिए लाइन बाय लाइन। आपने देखा होगा NCERT बुक में साइड में ना फैक्ट्स लिखे होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन NCERT। तो लाइन बाय लाइन जो कोई फैक्ट आपको लगे कि अच्छा सेल, ये बैक्टीरिया का सेल का साइज इतना होता है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसको आप मार्कर से हाईलाइट कर लीजिए। सेकेंड स्ट्रैटेजी आपकी क्या होने वाली है कि अगर आपने पढ़ लिया है, चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो उसके क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप
क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, आप अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि आपने कितने हद तक और कितने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। आपको लगेगा कि मैंने चैप्टर को 4 बार पढ़ लिया है, बट जब क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे और उसमें से बहुत मिनिमम क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, इसका मतलब अप टू मार्क आपकी प्रिपरेशन नहीं है। और क्वेश्चन किस बेसिस पे लगाए? जिस पैटर्न में AMU में पूछे जाते हैं, विच इज MCQ फॉर्मेट, राइट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस डेली डायग्राम्स। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के भी डायग्राम्स हो, चाहे प्लांट का सेल हो, एनिमल का सेल हो, या सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स के डायग्राम हो, वो सारे इंपॉर्टेंट है और उनको प्रैक्टिस करना। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम बनाने के लिए तो कुछ नहीं आता है, हम बना के प्रैक्टिस करके क्या करें? बेटा बनाने के लिए नहीं आता, लेकिन बने हुए डायग्राम से लेबलिंग पूछ लेते हैं, वो तभी आ पाएगी जब आप बना के लेबल करके प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे वो आपको हेल्प करेगा योर डायग्राम प्रैक्टिस हैबिट। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस, उनका रिविजन, जितने भी क्या बोलते हैं फैक्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, एज इट इज उनको याद कर लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेटमेंट में डायरेक्ट डेफिनेशन लिख गई है, अब ये डेफिनेशन किसकी है वो फाइंड आउट करनी है 4 ऑप्शन में से, तो आपको डेफिनेशंस पता होंगी तो वो बहुत इजी पड़ जाएगा आपके लिए। उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप एक चैप्टर में जितनी भी आपको डेफिनेशन मिल रही है, आप एक पेज पे लिख लीजिए और उस पेज को अपने पास अपने वॉल पे या अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए, ताकि डेली आप उसको रिवीजन करते रहें। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप रखेंगे 5 चीज़ों को या 5-6 चीज़ों को फॉलो करेंगे अच्छे से, तो आप श्योरली 9th एंट्रेंस एग्जाम AMU का क्लियर कर पाएंगे। ओवर टू यू मैम। ओके, सो स्ट्रैटेजी तो मैम ने बता दी, इसके अलावा हम आपकी कैसे मदद करने वाले हैं और आपको इस प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन करना चाहिए वो हम अब पता कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद एग्जाम्पल्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अपनी एवरीडे लाइफ के इलस्ट्रेशन से रिलेट नहीं करेंगे, तब तक आप इनको समझने में नाकाम होंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकें, जितने भी इलस्ट्रेशंस हो सकें वो आपको दें, हम इन कॉन्सेप्ट्स को डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकें, ताकि डे टू डे लाइफ में आप उन कॉन्सेप्ट्स को अपने सामने होता हुआ देखेंगे, अपनी बॉडी में उन कॉन्सेप्ट्स को होता हुआ देखेंगे, तो आपके दिमाग में अच्छे से चीज़ें बैठ जाएंगी। नॉट ओनली फॉर दिस बट ऑल्सो इन फ्यूचर आप जो भी साइंस फील्ड ऑप्ट करेंगे या इन जनरल कोई भी फील्ड ऑप्ट करेंगे, तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये बहुत अच्छी होती है कि आप उसको लाइफ से रिलेट करें। तो वी आर गोइंग टू इंस्टिल दैट कॉन्सेप्ट एंड इंस्टिल दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको रियल लाइफ से रिलेट कर सकें, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। दूसरा, डायग्राम प्रैक्टिस सेशंस होंगे। लाइक आई सेड, डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो हम फोकस करेंगे कि क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्रिएट करें जो डायग्राम बेस्ड हो, और किस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एक पर्टिकुलर डायग्राम पे, हम वो भी आपको बताने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, चैप्टर वाइज क्विजेस होंगे। सो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अलग अलग क्विजेस भी होंगे, चैप्टर वाइज भी होंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम आपको क्विजेस देंगे, ताकि एक चैप्टर की नॉलेज के थ्रू आप कितना कुछ सॉल्व कर सकते हैं वो आपको पता चले। प्लस अगर चैप्टर का आपको खुद से लाइक रिविजन करना हो तो भी ये टेस्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ही AMU एंट्रेंस की डेट नज़दीक आने लगेगी तो आपको मॉक एंट्रेंस एग्जाम्स भी मिलेंगे, जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंबाइंड एंड बेस्ड ऑन AMU एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि वो आता है वो मिलेंगे, जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी। सो लाइक वी टॉक्ड अबाउट चैप्टर वाइज क्विजेस, इसका 1-2 एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which cell organelle is called the powerhouse of the cell? Firstly, ये कौन से चैप्टर में से है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन में ही देख सकते हो, सबसे पहले पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब ही है जो पावर क्रिएट करे, सोर्स ऑफ पावर हो। तो हम ना कीवर्ड्स को भी इतना डिवाइड कर देंगे ना कि बायो में बहुत आसान हो जाता है। जब आपको कीवर्ड्स पता हो और कीवर्ड्स की इंटरनल मीनिंग आप निकाल पा रहे हो, तो आपको खुद ब खुद आंसर पे काफ़ी बार आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन पूछा गया है, तो ऑर्गेनल्स का जो फंक्शन है उसके हिसाब से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल को पावर देता है, सेल को एनर्जी देता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये ATP प्रोड्यूस करता है थ्रू रेस्पिरेशन। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा ना वो हम क्लियर करेंगे, और ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व करेंगे एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। ओके,
सेकेंड क्वेश्चन, एक और सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं, जब एक देख लिया तो एक और ही देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन मेल गैमेट दैट इज स्पर्म इज फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका फ्रॉम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल से ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से ऑर्गन में जो मेल के गैमेट हैं विच इज स्पर्म, वो कहाँ बनते हैं। तो इस चैप्टर में हम वैसे भी पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हैं मेल के, फीमेल के, और गैमेट जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर फर्टिलाइजेशन, जिससे पहला सेल बनेगा विच इज जाइगोट, और फर्दर इट विल लीड टू एन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो इसका आंसर है दैट इज टेस्टिस। बाकी जो ऑप्शन है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, बाकी कंडक्ट करने के लिए है, ट्रांसफर करने के लिए है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने रखे जस्ट फॉर अ सैम्पल, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हैं और फैक्ट बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फर्दर टिप्स क्या हैं फॉर सक्सेस, इसमें अगर हम डिस्कस करें तो बायो में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो एनसीईआरटी में कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो पहले के 2 पॉइंट्स हैं, इनको हम कैसे कंबाइन करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू एनकरेज यू कि सारी की सारी डेफिनेशंस आप एक जगह पे लिखें, ताकि आपके पास शॉर्ट नोट्स हो डेफिनेशन के, और उसके आगे आप एनसीईआरटी के कीवर्ड्स जो हैं उन डेफिनेशन से रिलेटेड वो लिखें। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में वो कीवर्ड नजर आएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको रिलेट करेंगे टू द डेफिनेशन विच यू हैड स्टडीड। तो इस तरीके से आंसर्स में से, मतलब आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आए लेकिन एक कीवर्ड समझ में आ जाए, वो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो और उससे रिलेटेड एक आंसर आपको मिल जाए एमसीक्यूज में। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है, और वो स्ट्रैटेजी तभी आएगी जब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे, और वो करने के लिए हम आपको एनकरेज करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैम, उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा रिवीजन बहुत करना है। अब रिवीजन करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट्स बहुत हैं। हम तो आपको बायो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एसएसटी भी है, इंग्लिश भी है, सब कुछ पढ़ना है। तो रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का करना है। अब एक चीज़ का रिवीजन एक बल्क में करेंगे, उसी चीज़ को फिर नेक्स्ट डे 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, ऐसे 4th सब्जेक्ट, तो अगेन जब उस सब्जेक्ट पे आएंगे आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन ये मेक श्योर करना है कि आप हर सब्जेक्ट का रिवीजन करें इन स्मॉल चंक्स, छोटे छोटे बिट में। जैसे 2 टॉपिक आपने पढ़े, उन 2 टॉपिक का रिवीजन करिए, एटलीस्ट 1 वीक तक रिवीजन करिए, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप मेमोराइज करेंगे, उतना ही एक वर्चुअल पिक्चर आपके मेमोरी में क्रिएट होगी और वो काफ़ी टाइम तक रहेगी। उसके अलावा क्विजेज अटेम्प्ट करिए। आपने कर लिया, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा लिए, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, लेकिन आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो एक लिमिटेड टाइम में होगा, तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट की जो ज़रूरत होती है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको उतने पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं, वो भी करेक्ट आंसर्स के साथ। तो इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आपको, ताकि आप 9th एंट्रेंस के एग्जाम को एस कर सके, क्लियर कर सके। तो ये कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फॉर श्योर शॉर्ट की आप क्लियर कर लेंगे, एंड यू विल बी ज्वाइनिंग द AMU यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट। तो मैम इतनी सारी स्ट्रैटेजी और प्रेपरेशन तो हमने बता दी है, लेकिन क्या बच्चों को ये भी बता दें कि कब से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है? बता देते हैं, शायद बच्चों ने थोड़ा थोड़ा देख लिया है स्क्रीन पे, हम इतना कवर नहीं कर पाए। तो सो बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे जो बच्चे इस समय 8th में हैं और 9th एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं टू ज्वाइन द AMU, दे कैन ज्वाइन अस, एंड वी आर स्टार्टिंग अ बैच ऑन 2 अक्टूबर। डेट को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, इस सेशन में आपको ज्वाइन करना है। हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, हम आपकी प्रेपरेशन कराएंगे, बट यू हैव टू बी द वन डूइंग द हार्ड वर्क। और सबसे पहला हार्ड वर्क आपको यही करना है कि हमारे सेशंस, हमारे बैच जल्द से जल्द ज्वाइन करने हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज रफत मैम एंड लुब्ना मैम साइनिंग ऑफ।